तो आपने हमें जो शुरुआती इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और न्यूज़ क्लिपिंग्स भेजी हैं, हमने वो सब देख लिए हैं। हम्म। और सच बताएं, दिल्ली के लाल किले के पास जो ये धमाका हुआ, इसकी कहानी ऊपर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर उतनी ही उलझी हुई है। बिल्कुल। सोमवार की रात लगभग 8 बजे दिल्ली में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और फिर अचानक लाल किले के पास एक जोरदार धमाका होता है। हाँ। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, खास तौर पर उन दस्तावेजों के आधार पर जो हमारे सामने हैं, और कोशिश करेंगे कि उनमें छिपी वो बातें निकालें जो शायद पहली नजर में दिखाई ना दे। बिल्कुल। और इन रिपोर्ट्स को एक साथ पढ़ने पर जो तस्वीर उभरती है ना, यस। वो किसी एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा। एक तरफ पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट है, हाँ। दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम के नोट्स हैं, हाँ। और तीसरी तरफ इंटेलिजेंस का एक अंदरूनी मेमो। इन सबको मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक धमाका नहीं लगता, हाँ। ये राजधानी की सुरक्षा पर एक बहुत सोचा समझा हमला लगता है। और शुरुआती कुछ घंटे तो बहुत अहम होते हैं, है ना? सबसे अहम। और इन कागजों में उसी शुरुआती अफरा तफरी और अटकलों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। चलिए तो फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ, घटना से। ठीक है। आपके भेजे हुए एक न्यूज आर्टिकल के मुताबिक सोमवार रात करीब 8 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास एक सफेद कार में धमाका हुआ। लेकिन मुझे जिस बात ने चौंकाया वो है धमाके की ताकत का जिक्र। लिखा है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि न सिर्फ वो कार बल्कि उसके आसपास खड़ी 3 और गाड़ियां भी आग के गोले में तब्दील हो गईं। हाँ। ये कोई छोटा मोटा क्रूड बम तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपके भेजे हुए फायर डिपार्टमेंट के लॉग्स में एक छोटी सी डिटेल है जो इस अफरा तफरी को और अच्छे से बताती है। क्या? उसमें लिखा है कि आग पर काबू पाने में 28 मिनट्स लगे। अब सोचिए, ये दिल्ली का दिल है, लाल किले के पास का इलाका जहां फायर ब्रिगेड की पहुंच बहुत तेज होती है। सही बात है। अगर वहां भी लगभग आधा घंटा लग गया तो इसका मतलब है कि आग बहुत भीषण थी और धमाके के बाद का मंजर वो बेहद खौफनाक रहा होगा। ये सिर्फ एक कार में लगी आग नहीं थी मतलब? नहीं, ये एक तरह का नरक का मंजर था। और इसी के बीच सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 लोगों की जान चली गई, कई घायल हुए। लेकिन ये सब एक तरफ, और जो बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है वो है जगह, लाल किला। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? हमला करने के लिए दिल्ली में हजारों जगह हैं, पर उन्होंने लाल किले को ही क्यों चुना? यही इस पूरी घटना का सबसे अहम सवाल है। इन रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए एक बात साफ होती है कि ये जगह बहुत सोच समझकर चुनी गई है। अच्छा। लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या भीड़ वाला इलाका नहीं है, ये भारत की पहचान है, उसकी संप्रभुता का प्रतीक है। जहां से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को। बिल्कुल। तो यहां पर किया गया हमला सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं होता, इसका असली मकसद होता है एक संदेश देना, एक मनोवैज्ञानिक चोट पहुंचाना। मतलब ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा व्यवस्था को एक खुली चुनौती है। एक खुली चुनौती कि देखो, हम तुम्हारी राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में तुम्हारे सबसे बड़े प्रतीक के सामने हमला कर सकते हैं। ठीक है, तो जगह का प्रतीकात्मक होना ही इसे इतना डरावना बनाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जांच एजेंसियां इसे कैसे देख रही हैं? सिर्फ एक धमाके की तरह या किसी और नजरिए से? आपके भेजे गए एक और दस्तावेज में, जो शायद किसी अंदरूनी ब्रीफिंग का हिस्सा लगता है, उसमें आत्मघाती हमला शब्द को हाईलाइट किया गया है। हाँ, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कैसे? देखिए, जब भी कोई धमाका होता है तो शुरुआती थ्योरीज कई हो सकती हैं। कार में कोई तकनीकी खराबी, सिलेंडर ब्लास्ट या किसी ने दूर से बम डेटोनेट कर दिया हो। राइट। लेकिन आत्मघाती हमला यानी सुइसाइड बॉम्बिंग का शक लगते ही ये सब थ्योरीज वो खिड़की से बाहर हो जाती हैं। मतलब बढ़कर एक सुनियोजित आतंक की साजिश बन जाती है। एक मिनट, लेकिन जांच इतनी जल्दी इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई? हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज का जिक्र है उसमें तो बस इतना दिख रहा है कि एक कार आकर पार्क होती है और कुछ सेकंड में ही फट जाती है। सिर्फ इसी आधार पर इसे आत्मघाती हमला मान लेना, क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? हो सकता है किसी ने पास में ही छिपकर रिमोट से धमाका कर दिया हो। बहुत वाजिब सवाल है, और इसका जवाब सीसीटीवी फुटेज में नहीं है। तो फिर? इसका जवाब फोरेंसिक टीम की शुरुआती रिपोर्ट के एक हिस्से में छिपा है, जो आपने भेजी है। उस रिपोर्ट में 2 बातें हैं। अच्छा। पहली, धमाके का पैटर्न। ओके। धमाका बाहर से अंदर की तरफ नहीं, बल्कि कार के अंदर से ड्राइवर सीट के बहुत करीब से बाहर की तरफ हुआ है। ओके। दूसरा, और ये ज्यादा अहम है,
उन्हें कार के मलबे से जो इंसानी अवशेष मिले हैं वो इस तरह से शतविकसित हैं कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के लगते हैं जो धमाके के केंद्र में, मतलब एपिसेंटर पर बैठा हो। रिमोट ब्लास्ट में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो इन दोनों सुरागों को जब सीसीटीवी फुटेजेस के साथ जोड़ा गया कि कार रुकी और तुरंत फट गई, कोई टाइमर सेट करने का वक्त भी नहीं मिला, तो आत्मघाती हमलावर वाली थ्योरी सबसे मजबूत हो गई। वाह, ये तो वाकई किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। तो मतलब हमलावर को पता था कि वो वापस नहीं आएगा? बिल्कुल। इससे तो हमले का इरादा और भी खतरनाक साबित हो जाता है। और अगर इरादा इतना खतरनाक था तो जाहिर है कि इस्तेमाल किया गया विस्फोटक भी बहुत शक्तिशाली होगा। एक रिपोर्ट में RDX का जिक्र है। RDX का जिक्र आते ही इस केस का स्तर ही बदल जाता है। ये कोई देसी कट्टा नहीं है, ये एक मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक है। बनाना या हासिल करना किसी आम अपराधी या छोटे मोटे गुट के बस की बात नहीं। इसके लिए ट्रेनिंग, संसाधन, एक पूरा नेटवर्क चाहिए होता है। लेकिन इन रिपोर्ट्स में एक और ज्यादा चिंताजनक बात है। इंटेलिजेंस मेमो में लिखा है कि फोरेंसिक टीम को RDX के साथ एक खास किस्म का, क्या कहते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट मिला है। स्टेबलाइजिंग एजेंट? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये RDX कच्चा या घर पर बनाया हुआ नहीं था। इसे बहुत प्रोफेशनली तैयार किया गया था ताकि इसे ट्रांसपोर्ट करना आसान हो और ये समय से पहले ना फट जाए। और जो सबसे डराने वाली बात है वो ये कि इस खास स्टेबलाइजिंग एजेंट का जो केमिकल सिग्नेचर है वो पिछले 2 सालों में दक्षिण एशिया में हुए 2 और बड़े हमलों में इस्तेमाल हुए RDX से मिलता जुलता है। ओह, मतलब ये एक पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। हाँ, ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, ये एक कॉलिंग कार्ड या एक हस्ताक्षर की तरह है। और यही वो जानकारी है जिसने NIA और स्पेशल सेल को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है। तो NIA का इस जांच में आना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे ये गहरी वजह है। बिल्कुल। मतलब वो इसे एक अकेली घटना की तरह देख ही नहीं रहे हैं,